क्या आपने अपने सभी दस्तावेज़ जाँच लिए हैं? आपके आधार कार्ड या अन्य प्रमाण पत्रों में क्या आपका नाम सही है? कहीं आपके पिताजी का नाम या आपके नाम में कोई त्रुटि तो नहीं है? ऐसे ही अन्य प्रमाण पत्रों में भी क्या आपकी कोई गड़बड़ी तो नहीं है? तो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब। मैं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले कनिष्ठ सहायक भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गया हूँ। जिन भी अभ्यर्थियों का 1 दिसंबर 2025 से अभिलेख सत्यापन है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सभी को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको कितनी फ़ोटोकॉपी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की करा के ले जानी है और आपके लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ वहाँ पे बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपके पास वहाँ पे वो दस्तावेज़ नहीं होते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की प्रोसेस की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इसमें पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि औपबंधित श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, इसमें साफ-साफ कहा जा रहा है कि जब आपने फॉर्म भरा था, जिस समय आपने फॉर्म भरा था, उस समय आपने जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हैं, वे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपको 6 अपनी फ़ोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको लेके जानी है, 6 फ़ोटो। तो दोस्तों, इसमें 6 बोला गया है, तो मैं आपको बोलूँगा कि 6 से आप ज़्यादा लेके जाएँ, लगभग 10 फ़ोटो आप लेके जाएँ अपनी, वो भी जो आपने डॉक्यूमेंट में उस समय जब फॉर्म भरा था, उस समय जो लगाई थी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपने प्रमाण पत्र उस समय लगाए हैं, चाहे 10वीं का रिज़ल्ट हो, 12वीं का रिज़ल्ट हो, अपने ग्रेजुएशन की डिग्री हो, जो भी आपने उस समय लगाया है, उसको आपको लेके जाना है। साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र, उपाधि तथा आरक्षण व स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एक्सडीएफएफ को लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आप कुछ दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे कि सर, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के मूल अभिलेख। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो यह मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जिसके दिशा निर्देश पढ़ रहा हूँ, यह वीडियो की भर्ती थी, जिसमें कि स्नातक स्तर की ये भर्ती होती है, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य होती है। लेकिन आपका जो ये एग्ज़ाम है, वह कनिष्ठ सहायक का है, 12th लेवल का ये एग्ज़ाम है। तो अगर आपने उस समय 12th की मार्कशीट लगाई है और अगर आपने उस समय हाई स्कूल का सॉरी ग्रेजुएशन नहीं लगा रखा है, तो उस समय आपको ये ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने जब अपनी शैक्षणिक योग्यता भरी है, उस समय आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री लगा रखी है, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले जाना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने लगा रखा है अपना स्नातक की वहाँ पर नंबर लगा रखे हैं, तो उसके लिए आपको उसको ले जाना होगा। ठीक है। अगर तीसरी बात इसमें कहा जा रहा है कि जो आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी जितने भी आरक्षण संबंधी जो आपने प्रमाण पत्र लगा रखे हैं, जो कि कोई भी एग्ज़ाम जब आता है, उसकी जो शुरुआत होती है आवेदन करने की और अंतिम तिथि तक आपके पास उस दिन का वैध आपके पास आरक्षण से संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसे ही आपको लेके जाना है जो आपने उस समय लगा रखा है। मान लीजिए आपने 2021 में कोई फॉर्म भरा हुआ था
और अभी तक उसकी भर्ती प्रक्रिया चलायमान हो रही है, तो आपको उसी समय का अपने ईडब्ल्यूएस का या जो भी कैटेगरी जिस भी आरक्षण से आप संबंधित रखते हैं, उसको आपको लेके जाना है। तीसरी बात इसमें कही जा रही है, अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में शामिल न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा नाम बहुत से डॉक्यूमेंट्स में गलत है, तो वहाँ पे हम क्या करें? तो आपको उस समय साफ-साफ बताया जा रहा है कि अगर आपके नाम में कुछ गड़बड़ी हो रही है या आपके कुछ अल्फ़ाबेट अलग-अलग हो रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक शपथ पत्र बना के लेके आएँगे, जो कि आपको दोस्तों कोई भी आपका जो भी एडवोकेट होते हैं वो बना देते हैं, और उसमें आपको पूरा इसमें लिखना है कि मेरा नाम ये है और उस डॉक्यूमेंट में मेरा नाम ये हो गया है और ये नाम पढ़ा जाए, इस तरीके से वो बना देते हैं एक फॉर्मेट, उसको आपको लेके जाना है। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधित प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उनके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो दो प्रतियां में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग में उपस्थित होना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आयोग की वेबसाइट में एक चेकलिस्ट होती है, जिसमें कि आपको सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, चाहे कोई भी वो डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें आपको उसमें भरना होता है, जो कि आयोग की वेबसाइट पर दिए गए हैं। अगर आपको दिक्कत होती है उसको निकालने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके लिए उस वीडियो को मैं बना दूंगा, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपको चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। और ये साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, पहले तो आपके पास होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपके पास हाई स्कूल का रिजल्ट है, तो हाई स्कूल के रिजल्ट की आपको 2 फोटोकॉपी निकालनी है और 2 अलग अलग फाइल बनानी है। ठीक है दोस्तों, 2 अलग अलग फाइल बनेगी, फोटोकॉपी वाली, और एक आपके पास रहेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली। तो टोटल आपके पास बननी है 3 फाइल। उसके साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो, उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। तो दोस्तों इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट कराने वहाँ गए, अभिलेख सत्यापन की तिथि के दिन आप अपने आयोग में जाते हैं, और मान लीजिए आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको 7 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, या उसमें जो भी त्रुटि हुई उसको सही करने के लिए। और यही 7 दिन का टाइम उन्हें मिलता है कि अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को किसी कारणवश अपने एप्लीकेशन सत्यापन के दिन नहीं पहुंच पाता है, तो वह अन्य 7 दिन, उससे आगे के 7 दिनों में वहां जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, तो उसका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आयोग के परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह भी शंका है कि सर हमारा जो स्थायी प्रमाण पत्र है वह हस्तलिखित है, मान लीजिए कि वह ऑनलाइन नहीं है, तो क्या वह अभिलेख सत्यापन में चलेगा? तो मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास चाहे कोई भी या हस्तलिखित हो या ऑनलाइन माध्यम से बना हुआ आपके पास प्रमाण पत्र हो, दोनों आयोग में चलते हैं। दूसरा प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में यह भी है
कि सर हमारा जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वह अभी एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि उसकी जो वैधता होती है वह 1 वर्ष की होती है। वह भी जो हमारा 1 वर्ष जो होता है दोस्तों, वह 31 मार्च तक ही वह वैलिड रहता है किसी भी वर्ष में। 31 मार्च 1 अप्रैल से अप्लाई होता है और 31 मार्च को उसकी वैधता समाप्त हो जाती है प्रत्येक नए साल में। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह कहना है कि सर अभी हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है। उस समय वह प्रमाण पत्र लगाया था, तो क्या हमें दोबारा से उसको बनाने की ज़रूरत है? तो मैं आप सभी को ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आयोग कोई भी नया विज्ञप्ति जारी करता है, जिस दिन से उस विज्ञप्ति के आवेदन शुरू होते हैं और उसकी अंतिम तिथि तक आपका प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। वही प्रमाण पत्र आपका आयोग में चेक होता है और उसे ही आपको आयोग मांगता है। ठीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। नहीं आपको अभी नया लेके जाना है, ये भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। आपके पास जो उस समय का लगाया हुआ है उसी को लेके जाना है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में एक शंका और है, वह शंका है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कार्यालय में जो पंजीकरण होता है उसके संबंध में। तो दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह शंका है कि सर क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है? क्या हमने जब फॉर्म भरा था उस समय, क्योंकि इस फॉर्म में जब जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का पोर्शन था वहाँ पर यस और नो का दोनों ऑप्शन दिए गए थे। तो जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिन भी अभ्यर्थियों ने उस समय फॉर्म भरते समय एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यस कर रखा है, उन सभी अभ्यर्थियों को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जिन अभ्यर्थियों ने उस समय एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा है, उन्हें आयोग में एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं बोला जाएगा। ये मैं आप सबको साफ साफ बता दे रहा हूँ। वहीं आपको ट्रिपल सी के लिए भी बोला जा रहा है। तो ट्रिपल सी भी दोस्तों अगर आपने उस समय यस कर रखा है तो आपको लेके जाना है। हालांकि आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी भर्तियों में ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अब जो इतनी लंबी जो ये वीडियो बनी है, इसका सारा निष्कर्ष आता है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपको इसमें कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आप एक जगह पर नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको हाई स्कूल का रिजल्ट हो गया, उसके बाद इंटर का रिजल्ट हो गया, स्थायी प्रमाण पत्र हो गया। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उससे रिलेटेड जाति प्रमाण पत्र आप ले जा सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। उसके साथ ही अगर आपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगा रखा है तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। उसके साथ स्नातक की डिग्री अगर आपने लगा रखी है तो वह भी आपको लेके जानी है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म होता है उसकी भी 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ये वेबसाइट पे आयोग के द्वारा डाल दी जाती है, उसको आपको लेके जाना है। साथ ही साथ आपके पास एक प्रश्न और बनता है बहुत से बच्चों का कि सर अभी हमारे पास हमारी डिग्री नहीं आई है, तो हम क्या करें? तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिए है तो आपके पास अगर डिग्री नहीं आई है और अभी आपको चाहिए, तो आप अपनी प्रोविजनल डिग्री मंगवा सकते हैं और वो आपको एक ही दिन में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी आपको लाना होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो फ़ोटोज़ हैं, आपको 6 फ़ोटोज़ तो आपकी लगती ही लगती हैं, उसको भी आपको लेके जाना है। लेकिन आपको पास 2 से 4 फ़ोटो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी वो लग सकती हैं। साथ ही साथ आपके पास व्हाइटनर होना चाहिए, ग्लू होना चाहिए और स्टेपलर भी होना चाहिए। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये क्यों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आयोग के आसपास 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में कोई भी दुकान नहीं है और ना ही वहाँ पर साधन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आप जल्दी से लेकर आ जा सकें। तो इसलिए आपके पास ऐसी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसकी आपका आवश्यकता अभिलेख सत्यापन के दौरान पड़ेगी। वैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रख लेने चाहिए और जितनी भी आपके अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि निकलती है तो उसको अभी आप सही करवा सकते हैं एफिडेविट बनवा करके। बहुत से बच्चों के क्या होता है कि आधार कार्ड में नाम गलत होता है, या हाई स्कूल में नाम गलत हो जाता है, या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत हो जाता है, या पिताजी के नाम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आप एफिडेविट के द्वारा से माध्यम से उसको सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरे अभिलेख सत्यापन पर निर्धारित थी और जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है।
आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपके अभिलेख सत्यापन से संबंधित जितनी भी क्वेरीज हैं यहाँ पे उनको मैं बता पाया हूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी इसमें क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश करूँगा, या नई वीडियो के मैं उस चीज़ को मैं अपने साथ वीडियो में उसको रख दूँगा कि इस चीज़ को मेरे को आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में से इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।